नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आया हूँ। आज अधिगम के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है आपका। तो बाद बाकी बहुत वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देखिएगा। चलिएगा, ये शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता जा रहा है, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जहाँ पर लगेगा कि उदाहरण बताने, वहाँ पर उदाहरण भी बताऊँगा। बाद बाकी इस तरीके का नोट्स तैयार किया है कि आपको एक एक बात देख करके ही समझ में आ जाएगी। अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना। अब आप कहोगे सर सीखने का अर्थ है, तो सीखने का अर्थ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन आ जाना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभवों का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कोई बच्चा चोरी कर रहा है और वो पकड़ा गया तो उसको तो सज़ा मिलेगी ही। उसको अगर सज़ा दी गई, कुछ बच्चों के सामने विद्यालय में बच्चे ने पेंसिल चोरी कर ली तो उसको सज़ा मिली। उसको जब सज़ा मिली तो उसके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही, ठीक है। उसको सज़ा जब दी जा रही थी तो और बच्चों ने भी इस चीज़ को देखा होगा, जबकि उन बच्चों को वो सज़ा नहीं मिली, लेकिन सज़ा ना मिलने पर भी उनके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को देखा है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन आ जाना। उसका देखिएगा आपका क्या है, अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत अपनी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया करके वातावरण के अनुसार अनुभव प्राप्त करके अपने व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन, मतलब कुछ नया करते हुए अधिगम करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, मोमबत्ती का उदाहरण। छोटा बच्चा होता है, पहले मोमबत्ती के पास जाता है, बहुत प्रचलित उदाहरण है आपका, ठीक है। उसको टच करता है, जल जाता है, फिर टच करता है, फिर जल जाता है, तो वो सीखता है, अनुभव, उसको इस चीज़ का अनुभव हो जाता है। उसके बाद फिर वो उसको नहीं छूता, जैसे उस चीज़ को देखता है उससे हाथ हटा लेता है। तो ये क्या है, उसने अनुभव द्वारा उस चीज़ को सीख लिया। एक दो बार उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, फिर उसने वो काम नहीं किया। जैसे हम लोग छोटे बच्चे होंगे, देखा होगा कोई बड़ा आया, पहले नहीं कुछ करते, लेकिन वो लोगों को जब देखते रहते हैं तो नमस्ते करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। मतलब वातावरण में देख रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, सम्मान करना कैसे क्या है, तो वातावरण से भी सीख ले रहे हैं। नृत्य, खाना, संगीत, खेल, ईटीसी, ये सब क्या है, सीखने के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हर चीज़ को व्यक्ति सीखता है, नृत्य सीखता है, खाना बनाना सीखता है, संगीत या खेल इत्यादि। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले कारकों या शक्तियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थायी परिवर्तन लाने वाली शक्तियां या कारक, जिसको हम कह सकते हैं जैसे परिपक्वता। अस्थायी परिवर्तन वाली शक्तियां या कारक जैसे बीमारी, औषधि, मादक पदार्थ, मानसिक या शारीरिक थकावट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल वही परिवर्तन नहीं हमेशा रहेंगे, ठीक है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना है या जो भी है, या कुछ मादक पदार्थों का सेवन करने पर कुछ अलग तरीके के परिवर्तन दिखते हैं आपको लोगों में, ठीक है। तो ये परिवर्तन आपके स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जो कुछ समय के लिए दिखते हैं। या औषधि का प्रयोग करने वालों के अंदर आप लोगों को दिखते होंगे कुछ परिवर्तन, ये भी अस्थायी नहीं, ये स्थायी नहीं, ये अस्थायी परिवर्तन है। या मानसिक या शारीरिक थकावट है, कोई व्यक्ति बहुत कार्य करके आया तो उसके अंदर सीखने का जो अलग तरीके से होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है उसका, लेकिन वो परिवर्तन हमेशा के नहीं है, वो अस्थायी है, कुछ समय के हैं। जैसे व्यक्ति धीरे धीरे सही हो जाता है, फिर वो आपको सही एक्टिविटी में काम करता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने वाले कारक जैसे प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव आपके, ठीक है, इनके द्वारा। तो अधिगम के लिए मुख्य 4 शर्तें हैं आपकी, ठीक है। अभिप्रेरणा, बहुत बड़ा रोल है, मोटिवेशन, बहुअनुक्रिया, प्रयास त्रुटि, पुनर्बलन दोनों प्रकार के आपके, सकारात्मक और नकारात्मक आपके, अभ्यास जैसे साइकिल चलाना, निशाना लगाना, ईटीसी आपका, ये सब अभ्यास ही। पहले हमें नहीं आता था, हमने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा तो हम बहुत अच्छी तरीके से आज वो काम करने लग रहे थे, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं सीखा वो आज भी नहीं चला पा रहे हो। आपके घर परिवार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज भी साइकिल नहीं चला पाते। तो इसका कारण क्या है, अभ्यास। उन्होंने कभी उस चीज़ को करने का प्रयास ही नहीं किया, सीखने का प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने उन चीज़ों को अभ्यास में नहीं लाया, और अभ्यास में अगर नहीं लाया तो आज भी उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अधिगम की परिभाषाएं भी बहुत प्रकार की दी गई। अच्छा, अधिगम के लिए मोटिवेशन तो जरूरी है। पुनर्वलन का मतलब क्या, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के पुनर्वलन जरूरी होते, जो विद्यालय में हम लोगों को मिलते थे, बहुत अच्छा कर देते थे, तो सकारात्मक भी आपको मिल रहा है, नकारात्मक भी पुनर्वलन होता था। ठीक है, डांट पड़ती थी आपकी इस तरीके से। परिभाषा आपकी अधिगम की व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषाएं मुख्य हैं, आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये गिलफोर्ड जी ने कहा था। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, ठीक है, मतलब बेहतर। आप अधिक अगर अधिगम सीखते हैं तो और उत्तरोत्तर होता है, जितना आप सीखेंगे उतना आप और अच्छे बनेंगे, स्किनर जी ने आपका कहा यहाँ पर। जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। मैंने भी बहुत चीज़ें सीख ली जो मुझे लगती थी पहले नहीं आती थी, अब मुझे आने लगी। तो ये सीखा मैंने जो शायद मैं नहीं सीख सकता था, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं इतना व्यस्त ही रहता था कि सीख नहीं सकता था, लेकिन बहुत चीज़ें सीख ली मैंने। नवीन ज्ञान व अनुक्रिया का अर्जन, वुडवर्थ जी ने कहा। नया ज्ञान, आदत एवं अभियोगिता का अर्जन, क्रो एंड क्रो आपका। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन, ये गेट्स जी ने आपका कहा है यहाँ पर। ये परिभाषाएं मुख्य हैं, आप इनको देख लीजिएगा, एग्जाम में आती, परिभाषा लिख करके आती, नीचे दे दिया था ये किनके द्वारा कही गई। अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। जीवन पर्यंत, मतलब सीखना जीवन पर्यंत है आपका, ठीक है, आप कभी भी सीख सकते, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कहा जाता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, ये जीवन पर्यंत है आपका। सार्वभौमिकता, मतलब किसी भी धर्म, जाति या रंग का प्रभाव नहीं होता, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग के हो, आप सीख सकते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता, अलग अलग तरीक़ों से कार्य करना अधिगम के अंतर्गत आता है। बहुत लोग सृजन करने वाले हो, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, बहुत लोगों का किसी भी कार्य को, किसी एक ही कार्य को करने के बहुत लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। सृजनात्मकता, कौन किस तरीके से उस कार्य को कर रहा होगा। ठीक है, जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, मैं सुना था एक दिन, बहुत अच्छी थी, कि एक कोई बहुत बड़ी कंपनी थी और उन्होंने अपने 2 वर्करों को भेजा, बोले पहले बड़े वर्कर को भेजा, बोले जाओ देखो जा करके कि वहाँ क्या संभावनाएं हैं अपने बिजनेस की। तो वहाँ पर जब उनका वर्कर गया तो उसने वहाँ से फ़ोन किया कि सर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो मतलब कोई है ही नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर कोई इस तरीके की कोई कंपनी भी नहीं है और कोई इस तरीके के लोग नहीं मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम करेंगे। ठीक है, दूसरा वर्कर जब गया तो उसने वहाँ से कहा कि सर यहाँ पर हम लोगों का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है आपकी। ठीक है, संभावनाएं ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रहा था सर, यहाँ पर इस तरीके की कोई कंपनी नहीं, तो हमें नहीं लगता कोई काम हो पाएगा यहाँ पर। दूसरा क्या कह रहा था, सर यहाँ पर कोई कंपनी ही नहीं है इस टाइप की, संभावनाएं ढूंढने का तरीका। ठीक है, कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं, हाँ आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोग काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं और कुछ लोग कार्य करने के बहाने ढूंढते हैं कि कैसे कार्य किया जाए, इसका कोई बहाना मिले। ठीक है, आदत निर्माण आपका, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। बहुत लोगों में आदतें सकारात्मक हो जाती हैं, बहुत लोगों में आदतें जो है निगेटिव भी हो जाती हैं। अधिगम के अंदर वो सीखते रहते हैं, सकारात्मक भी सीखते हैं, नकारात्मक भी। नवीन अनुभव, स्विमिंग पूल वालों को नदी में छोड़ देना, जैसे स्विमिंग पूल में है, बहुत अच्छी स्विमिंग करता है, लेकिन आप उसको नदी में छोड़ दीजिएगा तो स्विमिंग अगर कर रहा है वो ऐसा नहीं, वो कर लेगा वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर उसको एक नया अनुभव मिलेगा सीखने को। ठीक है, स्विमिंग पूल में उसको अलग तरीके का पानी मिलता है, बाउंडेशन होती है, ये है, नदी में उसको अलग तरीके का मिलेगा, तो ये उसको नवीन अनुभव भी मिलता है सीखने के लिए। व्यवहार में परिवर्तन, पुराने लोगों की अपनी सोच है, नए लोगों की अपनी सोच है, तो इसमें भी सीखने को अनुभव मिलता है। जब आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठते होगे तो उनसे कुछ नया सीखने को मिलता होगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो पुरानी अपनी बात बताते होंगे, उनको आपसे कुछ सीखने को मिलता होगा, अपने अपने वे हैं, यहाँ पर ओल्ड वे न्यू वे जैसा लिखा गया। समायोजन, कार्य प्लस पढ़ाई ईटीसी, सीखने वाला बंदा आप लोगों ने देखा होगा वो कार्य और पढ़ाई को कितना एडजस्टमेंट करके चलता है, कि जब उसको कार्य करना तो कार्य के लिए, पढ़ाई करना तो पढ़ाई के लिए। समायोजन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब है वो सीखने की इतनी उसकी अच्छी कला है कि वो स्थायित्व बैलेंस बना लेता है चीज़ों को। सकारात्मक और नकारात्मक मतलब दोनों प्रकार का है आपका, बहुत लोगों पर सकारात्मक भी सीखने का है और नकारात्मक भी आपका रहता है यहाँ पर। लक्ष्य निर्देशित, बिना लक्ष्य के सीखने में बहुत कमी आती है। जैसे आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर सीखने में बहुत आपके क्या आएगी, कमी आएगी। तभी कहा जाता है गोल निर्धारित होना चाहिए, अगर गोल अच्छा है तो आप काम भी अच्छा करेंगे। प्रक्रिया उत्पाद मतलब कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, तभी आपका होगा। व्यक्तित्व विकास, अच्छी चीज़ें
अच्छी चीज़ें सीखने के बाद व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। ठीक है, आप अगर बहुत अच्छा सीख रहे हैं और सीखने की अगर आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तित्व में दिखता है आपके। आप जितना अच्छा सीखते हैं तो लोगों से आप मिलते हैं तो वो दिखता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। बहुत लोग आपने देखा होगा संकोची स्वभाव के होते हैं, लोगों के पास नहीं उतना जाते हैं, नहीं बात कर पाते हैं, या उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ नहीं दिखती। ये कहीं ना कहीं सीखने के अंतर्गत आती है। अगर आपने अच्छा सीखा होगा तो वो आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं दिखेगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद अधिगम के पक्ष आपके अगर हम देख लें यहाँ पर, तो संज्ञानात्मक पक्ष है, अर्थात ज्ञानात्मक भी इसको बोल सकते हैं। ज्ञान के द्वारा क्रियात्मक पक्ष है, मतलब क्रिया लिखने का अभ्यास जैसे हम लोग करते हैं, मतलब जो क्रिया के द्वारा आपका किया जाए। भावात्मक पक्ष जो भाव के द्वारा आपका, अगर इनके अंदर हम विधियों की बात कर लें तो अनुकरण, सूझ, अभ्यास, भूल। अधिगम के प्रकार आपकी हम बात करें तो गामक अधिगम आपका शारीरिक, मतलब जिसमें कहा जाता है, प्रतिबोधात्मक आपका अधिगम, और संकल्पनात्मक अधिगम आपका। गामक अधिगम को हम जैसे बोल सकते हैं कि शारीरिक क्रिया, आपके जैसे छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को हाथ से पकड़ता है, ठीक है, वो उसके अनुकरण द्वारा सीखता है। गामक अधिगम अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। ये सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में, तो कोई भी चीज़ होता है तो वो पकड़ता है, हाथ से पकड़ता है हर चीज़ को। और प्रतीक की अगर हम बात करें तो ये बाल्यावस्था में होता है, जैसे वो संप्रत्यय का निर्माण कर लेता है, मस्तिष्क में बनाने वाला ब्रह्म। ठीक है, प्रयत्न और भूल विधि इसके अंतर्गत है। जैसे हमने किसी जानवर का नाम लिया, कुछ लिया, तो वो वैसे ही क्या होता है, एक प्रतिबिंब बना लेगा अपने दिमाग में। हाथी तो बिल्कुल वैसा प्रतिबिंब बना लेता है आपका। ठीक है, ये बाल्यावस्था में। और संकल्पना आपकी, तो संकल्पना मस्तिष्क में आपकी विषय वस्तु के प्रति की जाती है, सूझ विधि से ही आप कर सकते हैं। ये किशोरावस्था में ज़्यादा होता है आपका। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अधिगम एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न सोपानों से गुजरकर ये क्रिया पूर्ण होती। जैसे यहाँ पर मैंने 3 स्तर की बात बताई। पहला स्तर जैसे होता क्यों, ऐसा ही क्यों, क्वेश्चन मार्क होते हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया में जब हम पहुँचते हैं तो हम सोचते हैं ना कि प्रोसेस करते हैं, ऐसा करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तीसरा करेंगे। और तीसरी प्रक्रिया तक हम पहुँचते कार्य ऐसे करना है और उस कार्य को हम कर लेते हैं आपका। ठीक है, तो स्मिथ जी ने यहाँ पर एक बात कही है कि संक्षिप्त रूप में सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक, मोटिव या चालक, ड्राइव, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है, ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं। स्मिथ जी कहना ये चाह रहे थे कि संक्षिप्त रूप से सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक, मोटिव या चालक, ड्राइव, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है, ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इस चित्र के माध्यम से आप समझिएगा कि अभिप्रेरक लक्ष्य तक हमें पहुँचना है। यहाँ पर तो हम बहुत प्रकार की अनुक्रियाएं करेंगे तो बाधा भी आएगी उसमें, और जब हम बाधा आएगी तो उस बाधा से निकलने के लिए हम बहुत प्रयत्न करेंगे। जैसे ही सफल प्रयत्न होगा तो हमें पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन अगर मिलेगा अंदर से तो हम लक्ष्य की तरफ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आपका, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। परिपक्वता यहाँ पर देख लीजिएगा दिया गया है आपका। परिपक्वता मुख्यतः व्यक्ति की स्वाभाविक अभिवृद्धि को कहते हैं। किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार का शिक्षण नहीं दिया जा सकता। जैसे उदाहरण तौर पर नवजात शिशु, छोटे बच्चे को लीजिएगा तो उसको बहुत सिखाया नहीं गया। ठीक है, पहले वो क्या हुआ, घुटने पे चलने लगा, उसके बाद उसने चलना शुरू किया और उसके बाद वो क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए कोई बहुत शिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। ठीक है, वे क्रियाएं जो प्राणियों में किसी विशेष आयु पर प्रकट हों वे परिपक्वता का परिणाम है। ये अभिप्रेरणा से प्रभावित नहीं होती और निश्चित समय तक ही होती है आपकी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं परिपक्वता का क्या मतलब आपका, सीखना, अधिगम अर्जन की प्रक्रिया जो जन्मजात नहीं होती, यह स्वाभाविक ना होकर शिक्षण के कारण होती है और जीवन पर्यंत चलती है, वह अभिप्रेरणा से प्रभावित रहती है। तो सीखना तो हमें जीवन पर्यंत चलेगा और सीखते हैं हम यहीं पर आपका, मतलब ये जन्मजात नहीं है आपकी। ठीक है, हमें सीखना पड़ेगा आपका, शिक्षण के कारण सीखना पड़ेगा, वातावरण से सीखना पड़ेगा, हर प्रकार से। सीखने की उन्नति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को अधिगम वक्र कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया आपका, अधिगम वक्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। सीखने की उन्नति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को अधिगम वक्र कहा जाता है। अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच का एक खास संबंध को बताता है। अधिगम वक्र आपके यहाँ पर 4 प्रकार के हैं।
ठीक है। पहला आपका कह सकते हैं समान निष्पादन वक्र या सरल रेखी वक्र, दूसरा कह सकते हैं वर्धमान निष्पादन वक्र अर्थात धनात्मक आपका, तीसरा हम कह सकते हैं एस आकारी वक्र और चौथा कह सकते हैं हास या ऋणात्मक वक्र आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला आपका समान निष्पादन वक्र को जैसे अगर हम यहाँ पर वर्णन करें तो इसका वर्णन होगा कि इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इस वक्र के अंतर्गत प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहती है। तो एक बात बताइएगा, सीखने की मात्रा और निष्पादन समान रहती है तो इस प्रकार के वक्र बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कम और ज़्यादा हो सकती है, एक समान बनी रहे तो ऐसे वक्र बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगला दिया वर्धमान निष्पादन या धनात्मक। तो इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद में प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिगम वक्र तेजी से ऊपर उठता है। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि पहले गति धीमी है तो नीचे फिर देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा धनात्मक आपका। बहुत लोगों में पहले सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती, फिर धीरे धीरे जब चीज़ों को बहुत अच्छा सीखने लगते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगने लगता है तो उनकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है आपकी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हास निष्पादन की अगर हम बात करें आपका यहाँ पर, या ऋणात्मक कह सकते हैं, तो इस वक्र में प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है। जैसे बच्चे को बहुत कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, आपके बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो उसकी गति बहुत तेज है, परंतु बाद के प्रयासों में ये गति क्या हो जाती है, धीमी धीमी हो जाती है। जब हो जाता है, बहुत बच्चे क्या होते हैं उस चीज़ को पढ़ लिए होते हैं या उस चीज़ को समझ चुके होते हैं तो उनकी सीखने की जो अंदर की गति होती है वो धीमी हो जाती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब पहली बार पिक्चर देख रहे होते तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, ठीक है। जब उसी पिक्चर को हम लोग दोबारा देख रहे होते तो उस तरीके से उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। होता है जब मैच आप लाइव देख रहे हैं और उसकी हाईलाइट देख रहे हैं तो दोनों में आपको कहीं ना कहीं अंतर लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है, मतलब वो चीज़ों को सीख चुका होता है तो उसको फिर वो उतना नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो पड़ी हुई तो जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ और कोई चीज़ बताता हूँ तो बहुत बच्चे तो बहुत तेज़ी से सीख रहे होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं, सीख चुके होते हैं तो फिर उनके मन में क्या आता है कि सर अब आगे बढ़िएगा, सर आगे बढ़िएगा, तो उनके गति में क्या हो जाती है, थोड़ा धीमे हो जाते हैं वो सीखने में। जैसा यहाँ दिया गया, एक सीमा के बाद भी अभ्यास किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक परिणाम में हास होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब कोई मेहनत कर रहा है लेकिन उसको पता है कि अब लास्ट तक है, लेकिन उसके बाद भी वो अभ्यास किए जा रहा है। जैसे आज अगर हम आपसे ये कहेंगे 1 से 20 तक के आप पहाड़े लिखिएगा तो हो सकता है पहली बार आप उतने, फिर दोबारा लिखो, तो लगातार हम वही चीज़ अगर आपको लिखाते जाएँ तो फिर आपके सीखने की कहीं प्रक्रिया क्या होगी, थोड़ी धीमी हो जाएगी, ठीक है। यह वक्र सीखने के क्षेत्र में बनने वाला सामान्य तथा लोकप्रिय वक्र है आपका, ठीक है। शुरुआत में हम लोगों को लगता है तो यहाँ पर देखिएगा पहले आपका क्या है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर देखिएगा नीचे जा रहा था, ऋणात्मक वक्र हो रहा है आपका। नेक्स्ट आ जाइएगा यहाँ पर, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर देखो अगला देखो एस आपका एस आकारी वक्र। इस तरह के शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है, फिर बाद के प्रयासों में तीव्र हो जाती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है। मतलब क्या होता है, शुरुआत में उसको नई चीज़ें समझ में आ रही है, उसकी गति उसको नहीं लग रहा कि किस तरीके से सीखा है, धीमी, फिर धीरे धीरे उसको जब समझ में आने लगता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। लेकिन जब उसको फिर वो चीज़ें फिर वही आप बार बार कर रहे हैं तो फिर उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो एस आकारी वक्र है आपका। एस की बात देखिएगा, पहले धीमी सी तेज फिर धीमे हो रहा है आपका एस आकारी वक्र आपका सीखने की प्रक्रिया। एक शब्द आपका अधिगम पठार एग्जाम में आता है, अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो देखा होगा अधिगम पठार का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया है, अधिगम सीखने की अवस्थाओं के बीच में अचानक सीखना बंद हो जाना अधिगम का पठार कहलाता है। बंद नहीं हो गया उसका सीखने का, मतलब वो सीख रहा था, उसी अवस्था में कोई ऐसा मौका आया कि उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या हो गई, अचानक बंद हो गई आपकी। अचानक प्रक्रिया क्या, तो सीखना बंद हो जाना अधिगम का पठार कहलाता है। जैसे यहाँ पर चित्र आप देखिएगा, चित्र के द्वारा मैंने समझा दिया है कि इसको सीधा सपाट रेखा द्वारा निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, पहले सीख रहा है, फिर सीखना क्या हो गया, बंद हो गया, मतलब एक लाइन में आपका चल रहा, और उसके बाद फिर वो पुनः सीखना प्रारंभ कर देता, मतलब हमेशा के लिए नहीं बंद होता, अचानक सीखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस चित्र के द्वारा अधिगम पठार। अब आप कहोगे सर अधिगम पठार के मुख्य कारण क्या हैं? तो अधिगम पठार के जो मुख्य कारण हैं वो जैसे पहला यहाँ पर बालक के सीखने की इच्छा।
अब पता चला उसके सीखने की इच्छा नहीं है, फिर भी हम उसको सिखाए चले जा रहे हैं, तो वो तो नहीं सीखेगा ना भाई। बालक के किसी भी व्यक्ति को आप सिखा तो तभी सकते हैं जब उसकी भी सीखने की क्या हो, इच्छा हो आपकी। उसके बाद अगर हम दूसरे बात करें तो शिक्षक की शिक्षण विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं तो इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि शिक्षक की शिक्षण विधि कैसी है। बच्चे के सीखने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है ना कि कैसा शिक्षक उसको बता रहा है। एक ही चीज़ को अगर आप 10 शिक्षकों को दीजिएगा पढ़ाने के लिए, तो सबकी शिक्षण विधि अपनी अलग अलग होती है, समझाने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। बहुत से बच्चों को मेरे समझाने का तरीका नहीं अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को अच्छा भी लगता होगा आपका। तो होता क्या है कि शिक्षक की शिक्षण विधि कैसी है, ठीक है। अगर आपकी शिक्षण विधि बहुत अच्छी है तो सीखने वाले की लालसा बहुत बढ़ती है, बच्चा भी बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा आपका। लेकिन आपकी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है, पता चला आपके प्रश्न को समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छा लिख नहीं रहे, बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपने जिन भी विधियों का प्रयोग किया वो विधि उतनी उपयोगी नहीं है, तो सीखने की गति क्या होती है, रुक जाएगी। बच्चा फिर सीखना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो शिक्षक की शिक्षण विधि बहुत ज़रूरी है, बालक के सीखने की इच्छा भी ज़रूरी है, और शिक्षक की शिक्षण विधि भी बहुत ज़रूरी है। विषय वस्तु में परिवर्तन, विषय वस्तु में परिवर्तन क्या है कि आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, पता चला आपने उन चीज़ों को ही ठीक तरीके से नहीं, आपका उसमें काफ़ी परिवर्तन है कि आप बच्चे को पढ़ा कुछ और रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन है, वो पढ़ना कुछ और चाह रहा था, आप पढ़ा कुछ और दे रहे हैं, तो विषय वस्तु में परिवर्तन है, तो भी उसके सीखने की गति क्या होती है, रुक जाती है। और विषय वस्तु की कठिनाई भी आपकी, स्तर क्या है आपका, बच्चे का स्तर क्या है सीखने का, हम उसको किस तरीके का सिखा रहे हैं, या जो भी चीज़ है उसकी कठिनाई अगर बहुत ज़्यादा, तो भी वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं आपकी। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी जितना भी आज कंटेंट आप लोगों को अधिगम के बारे में मैंने यहाँ पर बता पाया है, वो आप लोगों ने सीख लिया होगा उस तरीके का। तो अगर पूरे हम अधिगम की बात करें, ये अधिगम का पार्ट 1 है, इसी प्रकार से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, चैनल से जुड़ जाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। बाद बाकी अगर आप PDF चाहते हैं तो नंबर आपको इसमें जो दिख रहा है 9565445443, इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम लिख करके, ठीक है, और जगह का नाम, और लिख दीजिएगा सर मुझे PDF चाहिए। तो जो भी PDF बनती हैं कोचिंग की तरफ से वो सब आपको पहुंचा दी जाएंगे उस ग्रुप में, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जा करके आप बहुत से वीडियो उनको भी देखिएगा। अब हम 5 मिनट में पूरी बात बता देते हैं कि अधिगम में हम लोगों ने आखिर पढ़ क्या लिया था। अधिगम की बात करें तो अधिगम का तो आप कहेंगे कि सर अधिगम का एक तो बेसिक सा फंडा सीख लिया कि अधिगम का अर्थ क्या है, आपका सीखना है आपका, ठीक है। अधिगम का जो अर्थ है वो क्या है, सीखना आपका। छोटा सा उदाहरण, अधिगम व्यक्ति जन्म मृत्यु पर्यंत तक आपका, ठीक है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक आपका सीखने की प्रक्रिया यहाँ पर हो गई, ठीक है। उसके बाद अधिगम के पक्ष की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष हैं, क्रियात्मक पक्ष हैं, भावात्मक पक्ष हैं। विधियों की बात करें तो अनुकरण, सूझ, अभ्यास, भूल। अधिगम के प्रकार की बात करें तो गामक अधिगम, शारीरिक अधिगम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, प्रतीक द्वारा आपका, ठीक है, संकल्पना द्वारा। गामक अधिगम अनुकरण विधि से छोटे बच्चों में आपका शैशवावस्था में ज़्यादा होता है, प्रतीकों द्वारा बाल्यावस्था में, ठीक है। इसमें विधि की अगर हम बात करें तो प्रयत्न और भूल विधि आपकी, और संकल्पना आपकी किशोरावस्था में, क्योंकि ये सूझ विधि है आपकी। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पर कि अधिगम के लिए आप अगर बात करें तो मुख्य 4 शर्तें हैं आपकी, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रयास और त्रुटि भी होना चाहिए कि चीज़ों को पहले हम गड़बड़ करेंगे, ठीक है, बहुत बार प्रयास करेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम उस चीज़ को क्या करेंगे, सीख लेंगे। आप कोई सा भी उदाहरण ले लीजिएगा कि मान लो छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, उनको बॉल दे दी जाए और बॉक्स दे दिया जाए उसमें डालने के लिए, तो पहले गलती करेंगे फिर इधर के, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रयास करते रहेंगे तो उस चीज़ को वो क्या करेंगे, सीख लेंगे। हम पुनर्वलन भी कह सकते हैं, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। बहुत अच्छा किया है तो उसमें हम क्या करते हैं, सकारात्मक पुनर्वलन देते हैं तो उससे भी बच्चा सीखता है, और गलती करता है तो हम डांटते भी उसको, नकारात्मक पुनर्वलन भी मिलता है। अभ्यास के द्वारा, अभ्यास क्या है कि अगर हम उसको निरंतर अभ्यास करें, साइकिल चलाना, निशाना लगाना, जैसे ETC मैंने बताया था, परिभाषाएं आपको बताई थी। उसके बाद विशेषताओं मैंने बताया था कि जीवन पर्यंत है, सार्वभौमिकता है, सृजनात्मकता है, आदत निर्माण है, नवीन अनुभव है, व्यवहार में परिवर्तन है, समायोजन है, स्थायित्व है, सकारात्मक नकारात्मक, लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया, व्यक्तित्व का विकास,
अधिगम की प्रक्रिया को भी मैंने 3 स्तरों में बताया था। पहले स्तर में आता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों ऐसा होगा। दूसरे में हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तीसरे में हम उस कार्य को क्या करते हैं, करने लगते हैं। स्मिथ जी ने परिभाषाएं दी थी आपके अभिप्रेरक मोटिवेशन के बाद हम लक्ष्य तक पहुंच रहे थे, बहुत प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे, बाधाएं भी आ रही थी हम लोगों के सामने। फिर क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे, सफल प्रयास किया हम लोगों ने, पुनर्बलन उससे मिला सफल का, और हम लोग लक्ष्य तक पहुंच गए। फिर हमने अधिगम के वक्र के बारे में आपको बता दिया। समान निष्पादन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और क्रिया आपका। तो समान में तो एक प्रकार है कि सीधा इस तरीके के वक्र बहुत कम आपको मिलते हैं। उसका दूसरा हमने आपको बताया था यहाँ पर धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है कि पहले तो प्रयासों की गति क्या होती है, धीमी होती है, फिर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है आपकी बाद में। तीसरा हमने ऋणात्मक बताया कि पहले गति क्या होती है आपकी, तीव्र होती है, फिर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और आखिरी वक्र का मतलब होता है आपका कि पहले हमारी गति क्या होती है यहाँ पर, सीखने की गति धीमी होती, फिर तेज होती, और फिर बाद में क्या हो जाती, धीमी हो जाती। अधिगम पठार को अगर एक शब्द में कहा जाए तो अचानक सीखना अगर बंद हो जाए तो वो अधिगम पठार है। और उसके बाद मतलब हम सीख रहे हैं, अचानक बंद हो गया, उसके बाद पुनः सीखने लगते हैं। और क्यों ऐसा अधिगम पठार होता है, उसमें बालक के सीखने की इच्छा बता सकते हैं, शिक्षक की शिक्षण विधि बता सकते हैं, विषय वस्तु बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी, और जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चैनल से जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।